ओके। तो भाई अपन लोगों ने एक्सरसाइज भी डिस्कस कर ली और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफ से सॉल्व करने का तरीका भी देख लिया। तो अपन ग्राफिकल सॉल्यूशन समझ गए। अब यार जो ग्राफिकल सॉल्यूशन है बड़ा लंबा चौड़ा है। ग्राफ पेपर लाओ, दोनों लाइनों का ग्राफ बनाओ, फिर बड़ी मुश्किल से उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। तो अब अपन एनसीईआरटी में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे एल्जेब्रिक सॉल्यूशन की, जिसमें हम एल्जेब्रा की मदद से सॉल्यूशन निकालेंगे। अब हम बात करेंगे आज एल्जेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एल्जेब्रिक सॉल्यूशन की बात, कि भाई ग्राफ बना के तो सॉल्व कर ही लेते हैं जैसे तैसे। भाई ग्राफ बनाया, इंटरसेक्शन पॉइंट देखा, वो हमने देख लिया। सवाल उठता है क्या हम इनको एल्जेब्रा से भी सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल। जो आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है, आप उन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को एल्जेब्रा की मदद से बिना कोई ग्राफ बनाए भी सॉल्व कर सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि जो ग्राफिकल सॉल्यूशन तो सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए डेवलप करते हैं। ग्राफिकल सॉल्यूशन तो सिर्फ ये लाइनें हैं, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है यूनिक सॉल्यूशन पर, एक लाइनें इंटरसेक्टिंग हैं, पैरेलल लाइंस होंगी जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। थोड़ा सा लाइनों के ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को समझने के लिए हम लोग उसके ग्राफिकल सॉल्यूशन की बात करते हैं। लेकिन अगर हमको एक से एक भयानक से भयानक तरह तरह की लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करनी है, तो उनको सॉल्व करने के लिए, उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम यूज करते हैं एल्जेब्रिक मेथड। अच्छा, सॉल्व करने के पहले ही हम ये बात जान जाते हैं कि उसके यूनिक सॉल्यूशन आएंगे, कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, कि नो सॉल्यूशन आएंगे। कैसे? a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को चेक करके। ये हमको ऑलरेडी पता है, इसमें कोई खास बात तो है नहीं। अब आइए एल्जेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करें। अब एल्जेब्रिकली सॉल्व करने से, मैनिपुलेट करके सॉल्व करने के भी दो तीन तरीके हैं। उनमें सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम पर जाइए, सब्स्टिट्यूट कर देना, रिप्लेस कर देना, वैल्यू रख देना। आइए पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड को मैं हल्का सा आपको समझाता हूं। आपको दो लीनियर इक्वेशन गिवन है दो वेरिएबल में। मान लीजिए एक गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी गिवन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आपको दो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में गिवन है। अब सब्स्टिट्यूट करने का मतलब है किसी भी एक इक्वेशन को ले लीजिए, टेक एनी वन इक्वेशन, और उस इक्वेशन में से x की वैल्यू y के टर्म में निकालिए। कोई भी एक इक्वेशन ले लो। जैसे मान लीजिए हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं। अब मैंने क्या बोला? x की वैल्यू y के टर्म में निकालिए। पहले आप लॉजिकली मेथड को समझिए। अगर कोई बोलता है कि आप इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के सॉल्व करने के लिए कोई भी एक इक्वेशन ले लें। दो इक्वेशन गिवन है, कोई भी एक इक्वेशन ले लें और उस इक्वेशन के x को y के टर्म में निकालें। तो ठीक है भाई, जैसे यहां पर हमको निकालना होगा तो b1y c1 को उधर ले जाएंगे, माइनस b1y माइनस c1, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस b1y माइनस c1/a1। अब किसी भी एक इक्वेशन का यूज करके हमने x की वैल्यू y के टर्म में निकाल ली, तो x y के टर्म में लिख सकते हैं। बस इस x की वैल्यू जो कि y के टर्म में आई है उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। ये जो x की वैल्यू y के टर्म में आई है इसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो a2 इंटू माइनस b1y माइनस c1/a1 प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्या फायदा हुआ? ध्यान से देखिए, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई। केवल एक वेरिएबल है, कौन है? y। और यहां से हम निकाल लेंगे y की वैल्यू, इसको सॉल्व करके। y की वैल्यू आ गई आपके पास। अब तो एक इक्वेशन एक वेरिएबल है, और अगर एक इक्वेशन एक ही वेरिएबल है
तो आप उससे y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी वेरिएबल में नहीं करके दिखा रहा, अब y की वैल्यू आ गई। अब y, x और y में रिश्ता आप निकाल ही चुके हैं, तो जो यहां से y की वैल्यू आएगी उसको यहां रख देंगे, उससे x की वैल्यू आ जाएगी। x भी पता, y भी पता, काम हो गया। लेकिन ये सब करने के पहले हम चेक जरूर करेंगे कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 को कि यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है, कि नो सॉल्यूशन आ रहा है। क्योंकि ये सॉल्व आप तभी करें जब आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा हो। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है या नो सॉल्यूशन आ रहा है तो जबरदस्ती इसको सॉल्व करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको ऑलरेडी ये बात पता है कि कैसे चेक करेंगे। सुनो ध्यान से। सबसे पहले एल्जेब्रिकली, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? एल्जेब्रिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उनमें सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे इजी, सबसे फंडामेंटल सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको करना कुछ भी नहीं है। दो इक्वेशन गिवन है, तो किसी एक इक्वेशन का यूज करके, भाई दो वेरिएबल है x और y, तो x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लीजिए, और वो जो x की वैल्यू y के टर्म में निकली है उसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसीलिए इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, उससे आपको सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन मिल जाएगी, जहां से आपको सिंगल वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ये इसका लॉजिकल प्रोसेस है। एग्जाम्पल लेने के पहले एक बार और समझा देता हूं। प्रोसेस बहुत सिंपल है। किसी भी एक इक्वेशन को लें, उस इक्वेशन में एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल लें। आमतौर पर आपके वेरिएबल x और y ही रहेंगे, तो कोई भी एक इक्वेशन लें और x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लें। सब्स्टिट्यूशन मेथड, x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लें। अब जो ये x की वैल्यू y के टर्म में आई है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए दूसरी इक्वेशन में, उससे आपको सिंगल वेरिएबल में, एक ही वेरिएबल में पूरी इक्वेशन मिल जाएगी। सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू आ गई, यहां रख दे, x की वैल्यू आ गई, x और y की वैल्यू आ गई। ये है लॉजिकल प्रोसेस। अब इस प्रोसेस को एग्जाम्पल्स पर लगाए। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं एनसीईआरटी के ही, मास यूएसबी ड्राइव, क्लास 10 चैप्टर 3। एग्जाम्पल मेरे ख्याल से 6 तक हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके थे, तो अब हम लेंगे एग्जाम्पल 7। क्वेश्चन 6, ये रहा एग्जाम्पल 7। नया पेज तो हमने ऐड ही नहीं किया, चलो इसको डिलीट कर लेते हैं। नए पेज पर एग्जाम्पल 7, यही पहला एग्जाम्पल है, जो कि ये रहा। आई, चलो मिलजुल के करते हैं। बोलता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस पेयर ऑफ इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलो, अब इससे पहले हम सॉल्व करें, सबसे पहले आओ चेक करें कैसा सॉल्यूशन मिलेगा। वो हमको ऑलरेडी चेक करना आता है। तो चलो, a1/a2 हमारे पास a1/a2 7/1 आ जाएगा, और b1/b2 -15/2 आ जाएगा। क्लियरली a1/a2 b1/b2 के बराबर है ही नहीं, तो हमको c1/c2 देखना ही नहीं है, क्योंकि हम c1/c2 तभी देखते हैं, c1/c2 की बात तभी करते हैं जब a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर होता है। तो यहां पर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो यानी हम अपना इंटरप्रिटेशन लिख लें, यानी अब की बार आपको मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। आइए थोड़ा और पुरानी चीजें रिवाइज कर लें। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब, ये दोनों लाइंस कैसी हैं? ये दोनों की दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस। नई चीज पढ़नी है लेकिन पुरानी चीज भूलनी नहीं है, तो ठीक है। तो यहां पर हमने सबसे पहले क्वेश्चन करने के पहले हमेशा चेक कर लें कि भाई यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा। बेवजह नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा हो और आप उसको करने की कोशिश कर रहे हो। अब यहां पर हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है,
और हमको यूज करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ध्यान से सुने, दो इक्वेशन गिवन है और मैं यूज करना चाहता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का बेसिकली क्या मतलब है कि वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए चश्मा भी लगा लेते हैं। तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, तो अब आपको यह देखना पड़ेगा दोनों इक्वेशनों को देखकर कि भाई अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने का मतलब है एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालना है, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालना है। जैसे मान लीजिए x को y के टर्म में निकालना है, तो आप ये भी साथ में देखिए जो मैं कह रहा हूं कि x को y के टर्म में निकालना किस में आसान है, पहली इक्वेशन में कि दूसरी इक्वेशन में। अंधों की तरह क्वेश्चन नहीं करना है क्योंकि हम इंटेलिजेंट हैं। अंधों की तरह क्वेश्चन नहीं करना है, आपको यह देखना है कि दो इक्वेशन गिवन है और जो मेथड हमको यूज करना है वह मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। वह कौन सा मेथड है? दैट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यानी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालना पड़ेगा, x को y के टर्म में निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन से लड़ने और भिड़ने से पहले यह देखें कि x को y के टर्म में निकालना कौन से में आसान है, मतलब पहली इक्वेशन की दूसरी इक्वेशन। क्लियरली दिख रहा है कि दूसरी इक्वेशन में x और y के कोफिशिएंट बहुत छोटे हैं, तो यहां पर x को y के टर्म में निकालना बहुत इजी होगा। चलो देखते हैं। तो मैं दूसरी इक्वेशन का यूज करता हूं, x प्लस 2y इक्वल टू 3 है, तो x को मैं 3 माइनस 2y लिख सकता हूं। तो ये लीजिए x को मैंने y के टर्म में लिख लिया। अब ये x की वैल्यू पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। ओके, तो x की वैल्यू पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2। जैसा कि मैंने बताया था, सब्स्टिट्यूट करने पर आपको सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन मिल जाएगी। तो लीजिए सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन मिल गई, सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट खोले, 7 3 21, 7 2 14y माइनस 15y इक्वल टू 2 निकल के आ गया। तो 14y 15y 14 प्लस 15 ऐड कर सकते हैं, तो 5 4 9 29y इक्वल टू 2 निकल के आ गया। 2 को इधर ले आए ना, गलत लिख दिया, और 29y को उधर ले जाएं तो 21, तो यहां से कितना आ गया, 21 में से 2 चले गए तो 19 बच गया अपॉन 29। बहुत ही बदसूरत वैल्यू। तो y की वैल्यू आ रही है 19 अपॉन 29। एक बार चेक कर लो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई। तो x प्लस 2y इक्वल टू 3 दे रखा है, तो x 3 माइनस 2y आ गया। हमेशा एक वेरिएबल को जब दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालना हो तो उस इक्वेशन का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें x और y के कोफिशिएंट छोटे हों, ताकि x को आप y के टर्म में, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में फटाफट निकाल पाए। तो 7x, तो x की जगह 3 माइनस 2y आ गया, माइनस 15y इक्वल टू 2। तो ब्रैकेट खोला, 7 3 21, 7 2 14y माइनस 15y इक्वल टू 2। तो 14y 15y जोड़ दिया, 29y आ गया। 14 आम और 15 आम और सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे, 29y इक्वल टू 21। 2 को इधर ले आया, जब भी कोई चीज इक्वल टू के इधर लाते हैं वो साइन बदल लेती है। 29y को इधर ले गए, 21 में से 2 चले गए तो 19 बचा, तो y की वैल्यू 19/29 आ गई। अब y की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू कैसे पता करेंगे? बहुत आराम से, क्योंकि आप x और y का रिलेशन पहले ही पता कर चुके हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2 इंटू 19 अपॉन 29। ये आगे एलसीएम ले लीजिए, तो 3 इंटू 29 माइनस 2 इंटू 19 होल अपॉन 29। बहुत ही बदसूरत वैल्यू आ रही हैं। तो 3 इंटू 29 कर दें, तो 9 3 27, 3 2 6 7 8 87 माइनस 9 इंटू 9 दुनिया 18, 2 1 2 3 38 होल अपॉन 29। तो आइए घटा दीजिए, तो x की वैल्यू 87 में से 38 घटाना है तो कैरी लेना पड़ेगा। आइए यहां कर लेते हैं, 87 माइनस 38, तो यहां से कैरी लिया, 17 हो गया, ये 7 हो गया। 17 में से 8 गए 9, 7 में से 3 गए 4, तो 49 अपॉन 29। ये लीजिए, बहुत ही आसान है सब्स्टिट्यूशन मेथड, कॉपी करिए, बहुत इजी, बहुत आराम से आता है। इस क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन गंदी थी,
लेकिन अब 10th क्लास में है, बड़े हो गए हैं, थोड़ा तो गंदगी बनती है। अच्छा आइए और क्वेश्चन लेते हैं, आओ देखें और क्वेश्चंस को। यहां पर हम बात करें, एग्जाम्पल 7 कर लिया, एग्जाम्पल 8। तो एग्जाम्पल 8 क्या कहता है, आइए समझें। एग्जाम्पल 8 कहता है सॉल्व क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1 को सब्स्टिट्यूशन की मदद से सॉल्व करें। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1 यही है, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1 ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उस समय हमने उसको ग्राफिकल सॉल्यूशन से किया था। तो ये आ गया एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1। चलो आओ अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम के अंदर आपको डायरेक्टली इक्वेशन नहीं दे रखी होती, बल्कि एक पैराग्राफ गिवन होता है और आपको उस पैराग्राफ को पढ़ के, उन शब्दों को पढ़ के उनको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम बच्चों खूब प्रैक्टिस किया करो। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इक्वेशन तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उसको गिवन पैराग्राफ को, गिवन वर्ड्स को इंटरप्रेट करके इक्वेशन नहीं बना पाते। यह बहुत जरूरी है। गिवन चीज को इंटरप्रेट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th और 12th क्लास में जो बच्चे IIT वाईटी की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, उन्हें बहुत बच्चों को मैंने देखा है कि वर्ड प्रॉब्लम्स को इंटरप्रेट नहीं कर पाते। इसलिए इंग्लिश रीडिंग की हैबिट डालें। अल्टीमेटली तो इंजीनियरिंग तो हिंदी में नहीं होती ना, आप IIT मान लो पहुंच भी जाएंगे तो इंजीनियरिंग तो इंग्लिश में ही होती है। तो आपकी नेटिव लैंग्वेज कुछ भी हो, सारी बुक, सारा मटेरियल तो इंग्लिश में ही है। तो अपन को इंग्लिश को इंटरप्रेट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब ढंग से बोल पाए ना पाए वो बहुत इशू नहीं है, एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरप्रिटेशन। अच्छा चलिए, तो भाई यहां पर बात चल रही है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो अपन मान लेते हैं, वही करते हैं, अपन मान लेते हैं लेट एज ऑफ आफ्ताब नाउ। अभी आफ्ताब की एज को x ईयर्स मान लेते हैं, एज तो ईयर्स में ही होगी, ये लीजिए। और हम मान लेते हैं लेट एज ऑफ हिज डॉटर नाउ y ईयर्स मान लेते हैं। दो वेरिएबल है, वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के पहचानना भी भाई कौन वेरिएबल है, भाई एक आफ्ताब और आफ्ताब की बेटी, उसकी डॉटर। तो आफ्ताब की एज इस समय मान लेते हैं x ईयर्स का है वो, और डॉटर की एज मान लेते हैं कि वो y ईयर्स की है। भाई दो चीजें। अब क्या आफ्ताब क्या बता रहा है अपनी बेटी को, 7 years ago, आज से 7 साल पहले, I was 7 times as old as you। तो आफ्ताब आज से 7 साल पहले क्या होगा, 7 साल छोटा होगा। एंड वो क्या कहता है, I was 7 times, 7 गुना as old as you were then। ये y माइनस 7। भाई अगर आज के टाइम में उसकी एज x है, उसकी एज y है, तो 1 साल बाद x + 1 y + 1, 2 साल बाद x + 2 y + 2, 3 साल बाद x + 3 y + 3। तो 7 साल पहले दोनों की एज x - 7 y - 7, सिंपल। तो ये आफ्ताब बोलता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था। I was 7 times as old as you were then। तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज x - 7, 7 साल पहले डॉटर की एज y - 7। तो x - 7 इज इक्वल टू 7 times y - 7। आगे बोलता है 3 years from now, आज से 3 साल बाद। तो 3 साल बाद आफ्ताब की एज x + 3 हो जाएगी, shall be 3 times, 3 गुना हो जाएगी y + 3 के। I shall be 3 times as old as you। अब बोलता है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो हमने इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। आइए थोड़ा सा इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें। तो x - 7 इज इक्वल टू 7y - 49। तो सबको चाहो तो एक साइड ले लो, x - 7y, 49 को इधर लोगे तो +49 आएगा, तो +42 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बन गई, और इसको भी सिंप्लीफाई कर लें। तो x + 3 इज इक्वल टू 3y + 9
सबको एक साइड लेके यहां लिख देता हूं, तो x माइनस 3y और माइनस 9 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये लीजिए, ये हमने इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली फॉर्म में लिख दिया है। x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 और x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो 10th क्लास के अंदर डेवलप की जा रही है, वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ के इंटरप्रेट करना। कौन वेरिएबल है, बार बार पढ़ें उसको जब तक इंटरप्रेट नहीं कर पाए। कौन वेरिएबल है, किसको मानना है, शब्दों के अंदर कैसे इक्वेशन लिखी गई है, कैसे उसको एल्जेब्रिकली कन्वर्ट करना है, यह चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉपी करो। तो ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई। अब अभी फिलहाल हमको इनको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने के पहले आप देखते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन कैसा आएगा, एक आदत बना लें। तो a1 अपॉन a2 अगर देखें तो 1/1 और b1 अपॉन b2 देखें तो -7 अपॉन -3 बराबर नहीं है। तो यानी क्लियर हो गया यूनिक सॉल्यूशन। आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी ये जो दोनों की दोनों लाइंस हैं, ये कैसी लाइंस हैं, ये दोनों की दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। आइए अब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा तो सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने का मेथड सेट है। कोई भी एक इक्वेशन को यूज करो, उस इक्वेशन को यूज करो जिसमें x और y के कोफिशिएंट छोटे हों। तो यहां पर हम सेकंड इक्वेशन को यूज करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू 3y प्लस 6 निकल के आ जाती है, दोनों को उधर ले जाएं, ये आ गई x की वैल्यू। इसको पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x की जगह हम लिखेंगे 3y प्लस 6, बाकी सब एज इट इज रहेगा, -7y प्लस 42 इक्वल टू 0। तो 3y माइनस 7y तो -4y हो जाएगा और 6 प्लस 42 48 इक्वल टू 0। तो 4y की वैल्यू कितनी आ गई, 48 आ गई। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो y हमने किसकी एज मानी थी, डॉटर की एज मानी थी। तो डॉटर की एज इस समय आज के टाइम 12 ईयर्स है। y की वैल्यू पता लग गई, उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। तो x की वैल्यू, आफ्ताब की एज 3 इंटू 12 प्लस 6, तो ये आ गया 36 प्लस 6, 6 6 12 42। तो आफ्ताब की एज है 42 ईयर्स और उसके डॉटर की एज आज के टाइम में 12 ईयर्स। कितना आसान है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ना ग्राफ बनाने का झंझट, ना ग्राफ पेपर का झंझट, ना उनको प्लॉट करके ऐसे ऐसे पॉइंट ढूंढने का झंझट। आमतौर पर मेजरली तो एल्जेब्रा ही चलती है। तो ये हमने एक और क्वेश्चन सॉल्व किया, एग्जाम्पल 8। आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करें, एग्जाम्पल 9। बिल्कुल एनसीईआरटी को फॉलो करें। मैथ में फुल में से फुल नंबर लाने हैं तो एनसीईआरटी को फॉलो करें, इट इज द बेस्ट बुक। और किसी किताब को लगाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत अच्छी लिखी गई, बहुत ल्यूसिड मतलब बहुत इजी लैंग्वेज में। और फिर कोई दिक्कत आए तो मैं तो हूं ही। आइए एग्जाम्पल 8 कर लिया, एग्जाम्पल 9 करें। ओह गलती से कुछ टच हो गया। आई एग्जाम्पल 9, यस एग्जाम्पल 9 देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल 9 क्या कहता है, लेट अस कंसीडर एग्जाम्पल 2 इन सेक्शन 3.3। तो एग्जाम्पल 2 ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसने लिख दिया है वो 3.3 का एग्जाम्पल। अच्छा, कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर इज ₹9। तो अब देखिए, हम वर्ड प्रॉब्लम है, देखते ही समझ गए। तो हम क्या कर देते हैं, हम मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल को ₹X मान लेते हैं एंड कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर को ₹Y मान लेते हैं। तो एक पेंसिल की कॉस्ट ₹X हो गई और एक इरेजर की कॉस्ट ₹Y हो गई। तो X और Y हमारे पास आ गया। अब पहला स्टेटमेंट क्या है, कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर। तो 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर की कॉस्ट ₹9 है और 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर
की कॉस्ट 18 रुपीज है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच। भाई 2 पेंसिल और 3 इरेजर की कॉस्ट, 2 पेंसिल की कॉस्ट 2x हो जाएगी और 3 इरेजर की कॉस्ट 3y हो जाएगी। एक की y तो y प्लस y प्लस y 3y। ओके, तो सबसे पहले हमने इनको कन्वर्ट कर लिया अलजेब्रा में। सॉल्व करने के पहले आओ चेक करें यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं। तो यहां पर हम चेक करेंगे a1 अपॉन a2 इज b1 अपॉन b2। अरे ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं। जब भी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर आते हैं, जब भी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर आते हैं, तो हम किसका चक्कर देखते हैं, c1 अपॉन c2 का चक्कर देखते हैं। तो c1 अपॉन c2 का अगर चक्कर देखें तो 9/18। अरे इस बार तो ये c1 अपॉन c2 के बराबर भी हैं। फैक्टर काट के देख लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 9 2 ज़ा 18, यानी सबके सब हाफ के बराबर हैं। वाह, यानी अब की बार क्या हुआ, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तीनों बराबर हैं। यानी अब की बार हम जानते हैं क्या आ रही हैं, पैरेलल, पैरेलल नहीं कोइंसिडेंट। तो अब की बार आ रही हैं कोइंसिडेंट लाइंस। अगर लाइंस के टर्म में देखें और सॉल्यूशन के टर्म में देखें तो अब की बार आपके पास आ रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कोइंसिडेंट लाइंस या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब हम समझ गए भैया इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन तो है नहीं। चलो करके देखते हैं कि जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है और हम फिर भी सब्स्टिट्यूशन का मेथड लगाएं तो क्या मिलता है, आओ देखते हैं। चलो दोनों में से इजी वाले को चुन लीजिए। तो इजी वाला ये है, तो यहां से 2x की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 3y, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 3y/2। अब मैं आपको यह समझाने जा रहा हूं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर है, आप गलती से चेक करना भूल गए, आपने चेक नहीं किया, वैसे आप मेरे स्टूडेंट हैं, गलती मत करिए, ठीक। तो अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर आ रहा है तो अगर आप सब्स्टिट्यूशन का मेथड लगा दें तो क्या मिलेगा, आओ देखते हैं। अब x की वैल्यू y के टर्म में आ गई, दूसरी इक्वेशन में रख दीजिए। तो 4 इंटू एक्स प्लस 6y इक्वल टू 18। चलिए यहां पर फैक्टर कट रहा है, 2 2 ज़ा 4, आराम से करिए। तो 2 टाइम्स 9 माइनस 3y प्लस 6y इक्वल टू 18। इसको एक्सपेंड कर दीजिए, 18 माइनस 6y प्लस 6y इक्वल टू 18। तो 6y कट जाएगा, 18 इक्वल टू 18, यानी ऑलवेज ट्रू। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात होगी और आप सब्स्टिट्यूशन का मेथड लगाएंगे तो आपको एक ऐसी चीज मिलेगी जो ऑलवेज ट्रू है। वेरिएबल कट के गायब हो जाएंगे और एक ऐसी चीज मिलेगी ऑलवेज ट्रू। तो ऐसी चीज मिली जो ऑलवेज ट्रू, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहां इस बात को लिख देता हूं, इफ इन केस ऑफ infinite solution we apply substitution method, then we will get an identity। that is identity क्या होती है, that is something which is always true। तो अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में भी, अब आपने पता तो कर ही लिया, लेकिन फिर भी जबरदस्ती आपने इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में भी अगर मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया तो आपको हर बार एक आइडेंटिटी मिलेगी। अंत में ऐसा कुछ मिलेगा जो हमेशा सत्य है, कभी झूठ नहीं होगा। अरे 18 तो 18 के बराबर होगा ही, है ना। तो इसका मतलब ये भी समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, वैसे तो आप ध्यान देंगे, लेकिन मान लीजिए नहीं दे रहे हैं, लेकिन देना है, लेकिन मान लीजिए फिर भी नहीं दे रहे हैं, तो सॉल्व करते करते क्या होगा कि लास्ट में अगर आपको आइडेंटिटी मिल जाए, कोई ऐसी चीज मिल जाए जो ऑलवेज ट्रू है, तो इसका मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं।
चलिए, तो सब्स्टिट्यूशन का मेथड आपको समझ में आ रहा होगा। एक आसान सा मेथड है सब्स्टिट्यूशन का, कोई इसमें बहुत विशेष बात नहीं है। एक आखिरी एग्जाम्पल और एनसीईआरटी में गिवन है, एग्जाम्पल 10। तो एग्जाम्पल 10 की बात करें, मुझे क्यों नहीं दिख रहा 7, 8, 9, अरे लगता है इन्होंने डाला नहीं क्या। अरे रे ये रहा सामने ही तो है, ये रहा एग्जाम्पल 10। एनसीईआरटी में एक और एग्जाम्पल 10। टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस कर गई है। एग्जाम्पल 10 क्या कहता है, लेट अस कंसीडर द एग्जाम्पल 3 ऑफ सेक्शन 3.2। तो एग्जाम्पल 3 ऑफ सेक्शन 3.2, तो एग्जाम्पल 3 ऑफ सेक्शन 3.2 ये रहा, ये है एग्जाम्पल 3 ऑफ सेक्शन 3.2। वापस इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। एग्जाम्पल 3 कहता है टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस। अब इसमें तो बोला है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली, लेकिन इस समय हमें ज्योमेट्रिकली नहीं, हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन से। यहां पूछा जा रहा है विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर, क्या ये दोनों रेल्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, एक दूसरे को कट करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। आओ देखते हैं। अगर सिर्फ इतने ही सवाल का जवाब देना है कि विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर, तो हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं। पहली रेल की इक्वेशन है x + 2y - 4 = 0, और दूसरे रेल की इक्वेशन है 2x + 4y - 12 = 0। तो अब ये दोनों रेल्स एक दूसरे को कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी कि नहीं करेंगी, इसके लिए आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। a1/a2, b1/b2, c1/c2 से ही इस बात का उत्तर दिया जा सकता है, क्योंकि ये तो सवाल ही यही पूछ रहा है, विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर, क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके क्रॉस करेंगी। चलो देखते हैं। तो a1/a2 को देखें तो 1/2, b1/b2 को देखें 2/4। अरे ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं। जब भी a1/a2 b1/b2 के अगर बराबर आएगा तो ऐसी स्थिति में हमको चेक करना पड़ेगा c1/c2। तो आइए, ये दोनों बराबर हैं, तो c1/c2 को लिखें -4/-12। हमेशा माइनस साइन को इस क्वांटिटी के साथ लेना चाहिए। तो ये तो इसके बराबर नहीं है, क्योंकि ये 1/3 आ जाएगा। अब a1/a2 b1/b2 के बराबर है और ये चीज c1/c2 के बराबर नहीं है। इसका ज्योमेट्रिकली क्या मतलब होता है, इसका ज्योमेट्रिकली मतलब होता है पैरेलल लाइंस। और अगर सॉल्यूशन के टर्म में देखें तो सॉल्यूशन के टर्म में क्या मतलब होता है, सॉल्यूशन के टर्म में इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन। ये लीजिए, तो यानी इस सवाल का जवाब विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर, द आंसर इज नो। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ऐसे बस रन करती रहेंगी, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। चलो एक और चीज करके देखते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं तो क्या होगा, आइडेंटिटी मिलेगी। जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो एक्स और वाई की वैल्यू मिलती है। आइए सब्स्टिट्यूशन मेथड को पूरा ठोक बजा लेते हैं। यूनिक सॉल्यूशन की स्थिति में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने पर आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिलती है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं तो आइडेंटिटी मिलती है, एक ऐसी चीज मिलती है जो ऑलवेज ट्रू हो। आइए यह भी परख लें कि अगर मान लीजिए ध्यान ना हो हमारा और हम सब्स्टिट्यूशन लगा दें तो नो सॉल्यूशन की स्थिति में क्या होता है। चलो जगह क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट हो गई जगह। तो हमारे पास दो इक्वेशन है गिवन है, 1 और 2, और हम ऑलरेडी जानते हैं कि नो सॉल्यूशन आएगा, लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं इस बात को जानने में कि भाई अगर नो सॉल्यूशन की स्थिति बन रही है और फिर भी आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया ना ध्यान देते हुए, तो अल्टीमेटली होगा क्या। यूनिक सॉल्यूशन में तो एक्स और वाई की वैल्यू मिलती थी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में आइडेंटिटी मिल जाती थी, वेरिएबल ही गायब हो जाते थे। इस बार देखें क्या होता है। चलिए वापस से दोनों में से जिसमें एक्स और वाई के कोफिशिएंट कम हो उससे हम सब्स्टिट्यूएंट निकालेंगे। तो यहां से अगर हम देखें इस इक्वेशन का यूज करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 - 2y। जिसमें x और y की वैल्यू कम होती है, जिसमें x और y के कोफिशिएंट कम होते हैं,
उससे हमेशा दोनों वेरिएबल के बीच में रिलेशन निकालना चाहिए। वह इजी भी पड़ता है। इजी का बेनिफिट क्या है? इजी का बेनिफिट यह है कि गलती होने के कम चांस है, और मैथ में हमको गलती ही नहीं करनी है। ओके, अब इसमें दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। 2 टाइम्स x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो आइए, 4 टू द 8 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। देखिए वेरिएबल यहां पर भी कट गए। 8 माइनस 12 माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या माइनस 4 का भी 0 हो सकता है? नहीं। यानी नो सॉल्यूशन की स्थिति में आपके सारे वेरिएबल कट जाएंगे और आपको एक नॉनसेंस चीज मिलेगी जो ट्रू हो ही नहीं सकती। माइनस 4 का भी 0 हो सकता है क्या? नहीं। तो जैसे आपको ऐसी चीज मिल जाए जो आइडेंटिटी नहीं, जो ट्रू हो ही नहीं सकती, तो समझ लीजिए क्या आ रहा है? नो सॉल्यूशन। तो यहां पर हम इस बात को लिख देते हैं, इफ वी अप्लाई substitution method on equations with no solution, then we get a nonsense false quantity at end which can never be true। तब हम समझ गए हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये अलग अलग परिस्थितियों में लगाने पर क्या होगा। तो यानी जब यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा होगा तो आपको x और y की वैल्यू मिलेगी। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा होगा और आपने सब्स्टिट्यूशन लगा दिया तो आपको लास्ट में एक आइडेंटिटी मिलेगी। और जब नो सॉल्यूशन मिल रहा होगा और फिर भी आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया तो एक ऐसी चीज मिलेगी जो कि कभी भी ट्रू नहीं होगी। अब हम लोग बिल्कुल मेंटली रूप से रेडी हैं एक्सरसाइज 3.3 करने के लिए। कल मैं डिस्कस करूंगा, यानी कल एक्सरसाइज 3.3 का डिस्कशन मैं अपलोड कर दूंगा पूरा डिटेल में। तो आज बल्कि आप लोग होमवर्क करना चाहें तो आज एक्सरसाइज 3.3 पूरा ट्राई करें। उसके लिए जो थ्योरी रिक्वायर्ड थी पूरी मैंने समझा दी है। 3.3 ट्राई करें और जहां जिसमें अटक जाएं तो कल के वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के पूरा सॉल्यूशन देखें। तो आज का आपका यही होमवर्क है कि आप एनसीईआरटी बेस्ट बुक है, कोई भी किताब के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इट इज द बेस्ट बुक। बिल्कुल चैप्टर को डेवलप करना है। जो पढ़ाने का जो मेन बात है ना, वो ये नहीं दिखाना है कि आपको कितना आता है कि मुझे इतना सब कुछ आता है, या ये नहीं बताना है कि क्या क्या होता है। आता तो नहीं है लेकिन मैथ में इतना सब कुछ होता है, नहीं। पढ़ाने का ये मकसद रहता ही नहीं है। पढ़ाने का ये मकसद होता है कि बिल्कुल एक व्यक्ति जिसको कुछ ना आता हो उसको धीरे 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 करके उस लेवल तक डेवलप करना कि उसको सब कुछ आ जाए। आपको नहीं आता उसको डेवलप करना है। और एनसीईआरटी बुक इस फिलॉसफी को बिल्कुल ध्यान में रखती है। वो बिल्कुल एक एक चीज धीरे 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 समझाते हुए पूरी चीज को डेवलप करती है। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ये नहीं कि किताब के अंदर लिख दिया सीधा ये सब होता तो बहुत कुछ है। चलिए अच्छा जान दीजिए। अब सुनो ध्यान से। तो अब हम लोग बिल्कुल मेंटली रूप से रेडी हैं एक्सरसाइज 3.3 करने के लिए। सब बच्चे आज एक्सरसाइज 3.3 पूरी अटेम्प्ट करेंगे। कल उसका वीडियो आएगा, उसमें जो क्वेश्चन ना बने हो उनको देखेंगे और हम धीरे 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 10th बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए